हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कैलिबर माइनिंग आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल कैलिबर माइनिंग की लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग किस तरह की होती हुई देखने को मिल सकती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल का दोस्तों इस वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। लिस्टिंग के बारे में तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे ही, बट जानेंगे कि एक्सपेक्टेशन आपको क्या करके चलनी चाहिए। तो वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, लिस्टिंग राइट, कल के दिन ये बात ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा जिनको अलॉटमेंट मिला है। सबसे पहले तो आप सबको कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज देखिए आसान नहीं था इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना। 424 रुपये का प्राइस बैंड है, मतलब एक शेयर जो आपको मिला है वो 424 के आसपास का मिला है। 35 शेयर मिलते हुए नजर आएगा। आपने रिटेल में अप्लाई किया, एचएनआई में लगा तो बिल्कुल ज़्यादा शेयर मिलेंगे। देखिए, जो फर्स्ट हमारे लिए पैरामीटर होता है लिस्टिंग पे बात करने का, वो होता है कि वो आईपीओ किस तरीके का था। मतलब फ्रेश इशू था, ऑफर फॉर सेल था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो ये आईपीओ दोस्तों दोनों का कॉम्बिनेशन था। लगभग 450 करोड़ का इशू था, जिसमें 400 करोड़ का तो था फ्रेश इशू, बाकी का था ऑफर फॉर सेल। यानी मेजर जो पोर्शन था दोस्तों वो किसका था, फ्रेश इशू का आपको देखने को मिला 400 करोड़ का। अब फ्रेश इशू आईपीओ को थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाता है, रीजन बीइंग बिकॉज इसका मतलब ये कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, कंपनी पैसा जुटाना चाहती है। अगर कंपनी को पैसा जुटाना है तो कंपनी जो है वो वैल्यूएशन को आकर्षक रखेगी ताकि कंपनी को भी पैसा मिले, निवेशक भी पैसा बनाए, और सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों मिलकर कह सकते हैं आगे बढ़ जाए। राइट, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम फ्रेश इशू। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों वो सही रहे, बट एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जिसके ऊपर दोस्तों सबसे ज़्यादा नज़र रहती है लिस्टिंग के दिन, बिकॉज देखिए सबसे पहली बात आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि आईपीओ को रिस्पांस किस तरीके का मिला। राइट, तो सेकंड जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है रिस्पांस किस तरीके का कंपनी को मिलता हुआ दिखा है। बिकॉज सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। अगर देखिए आईपीओ को खराब रिस्पांस मिला है तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी उस आईपीओ से कुछ नहीं होती है। लेकिन उस कंपनी को जहाँ पर आप कह सकते हैं रिस्पांस काफ़ी आपको अच्छा आता हुआ देखने को मिला है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो रिस्पांस किस तरीके का मिला, क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब होती है 250 गुना, मोर देन 250 टाइम्स, विच मीन्स कि 22,850 करोड़ रुपए जो है वो आपको कुल मिलाकर आते हुए देखने को मिले हैं इस आईपीओ के अंदर फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है दोस्तों कि नो डाउट जो रिस्पांस था वो तो आपको ट्रेमेंडस देखने को मिला, स्पेशली फ्रॉम क्यूआईबी। कोई अगर आईपीओ मोर देन 200 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, 250 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए उस इशू को दमदार रिस्पांस मिला है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे बियॉन्ड रिस्पांस मिला है। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर होता है। एचएनआई कैटेगरी 281 टाइम सब्सक्राइब होता है, रिटेल पोर्शन 43 टाइम सब्सक्राइब होता है, टोटल 150 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब होता है। यानी कंपनी को डिमांड दोस्तों सुपर मिली है। बट ज़रूर आप कह सकते हैं कि जो रीसेंट एसबीआई फंड्स की लिस्टिंग देखने को मिली है उसके बाद एक झटका तो लगा है कि देखिए अच्छे रिस्पांस के बावजूद भी लिस्टिंग जो है वो तो आपको थोड़ी सी ख़राब होती हुई देखने को मिल सकती है, जैसे एसबीआई फंड्स की हुई। देखिए एसबीआई फंड्स की लिस्टिंग में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया और जो इस आईपीओ में भी थोड़ा सा डर है वो है क्यूआईबीज़ की सेलिंग का। देखो क्यूआईबी जो है वो हमेशा दोस्तों आपको दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक देखते हैं एंकर्स और एक होते हैं एक्स एंकर्स। एंकर्स के पास तो दोस्तों लॉक इन रहता है, इसका मतलब ये है कि वो शेयर बेच नहीं सकते ऑन द लिस्टिंग। 30 दिन का लॉक इन रहता है, फिर बाकी लॉक इन बाद में खुलता है, 50% खुलता है। बट एक होते हैं दोस्तों एक्स एंकर्स, इसका मतलब ये होता है कि इनके ऊपर कोई लॉक इन नहीं है, और ये होते हैं 20% ऑफ द क्यूआईबीज। इसके अंदर कौन है, इसके अंदर दोस्तों आपको एफआई देखने को मिलता है, डीआई देखने को मिलता है, म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है और अदर्स देखने को मिलता है। एफआईआईज एंड म्यूचुअल फंड्स मेजरली देखिए हो सकता है होल्ड करते हुए देखने को मिल जाए, बट हमारे डीआईज जो स्पेसिफिकली इसमें बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, और जो अदर्स, राइट, अदर्स से भी आप कह सकते हैं यही है, ये थोड़ी सी सेलिंग जो है दोस्तों वो आपको ऐड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं डर है जो देखने को मिला है पिछले बार एसबीआई की लिस्टिंग में। जो डर इधर भी है बिकॉज डीआईएस और अदर्स का पैसा आपको अच्छा खासा आता हुआ दिखा है, तो ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर अगर क्रिएट कर देते हैं तो फिर दोस्तों वो जो लिस्टिंग होती है ना वो आपको एक्सपेक्टेशन से बिलो देखने को मिलती है। तो ये एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो दोस्तों लिस्टिंग को खराब कर सकता है वो है देखिए मार्केट्स। सी, जिस तरीके से बाजार आपको अभी रोज गिरते हुए देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि बाजार की हालत फिर से खराब होती हुई दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आपको फिर थोड़े से कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कच्चा तेल फिर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। दुनिया के अंदर आप कह सकते हैं फिर से दोस्तों एक संकट देखने को मिल रहा है कि क्या यूएस ईरान का युद्ध बढ़ेगा। सो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आईपीओ क्या आपको इम्पैक्ट, उन पर इम्पैक्ट आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा मार्केट का। आइसोलेट थोड़ी है कोई, इन पर भी याद रखिएगा आपको इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ दिखेगा। तो इम्पैक्ट अगर आएगा तो नो डाउट उस फैक्टर को भी तो हमको दोस्तों लेना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि इस फैक्टर को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसीलिए आप चलिए सीधे आते हैं लिस्टिंग के ऊपर, देन थोड़ी बहुत और बातें बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो ये देखिए यहाँ पर जो दोस्तों मेरी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, वो ये है कि कल के दिन जब आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी तो वो देखने को मिलनी चाहिए 15 से 17% अप।
अब ग्रे मार्केट कितनी भी हो, वाली ग्रे मार्केट जो है वो दोस्तों 20% के आसपास देखने को मिल रही है, बट मैं 15 to 17% के आसपास की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको लिस्टिंग देखने को मिलनी चाहिए, यानी 488 से 496। देखिए एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जैसे 500 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको शेयर क्रॉस कर पाएगा ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है बिकॉज ऑफ द मार्केट सिनेरियो। और जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ पर हमने एक और फैक्टर लिया है, वो ये कि अगर दोस्तों कल मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है तो 20% के आसपास का भी गेन जो है वो आपको मिलता हुआ देखने को मिल सकता है, विच इज़ 509। बट जैसे मैंने कहा वो तब मिलेगा अगर बाज़ार अच्छा हो, बाज़ार में आपको एक कल गैप अप देखने को मिले, मार्केट ऊपर जा रहे हो, देन इट कैन बी एक्सपेक्टेड, बट उसके अलावा नहीं। 500 रुपये का लेवल अचीव करना मुझे देखिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज वो लेवल को क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा कहना मुश्किल है। और अगर कल बाज़ार दोस्तों फिर गैप डाउन खुलता है, कल फिर आपको देखिए निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, मिड कैप स्मॉल कैप करते हैं, तो लिस्टिंग गेन को कम कर लीजिएगा 13 से 15%। आई फील कि 15% तक मिलना चाहिए गेन, बट हाँ 15-13 इसके आसपास बैठ सकता है, ±2 है। और मार्केट अगर बहुत अच्छा रहेगा तो 20% तक का भी गेन जो है वो मिल जाएगा, बट वो तब मिलेगा जब बाज़ार हमारा साथ दे। इसके अलावा तो दोस्तों मुश्किल लगता है। बाकी देखिए अगर आपका व्यू है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखूँ कि नहीं देखूँ, तो देखिए कंपनी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राबी नज़र आती है, थोड़े बहुत आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। जैसे रिस्क में देखिए कंपनी का ये कि 50% का जो एक्सपेंस है, जैसे पावर और फ्यूल, इन सब में आप कह सकते हैं काफ़ी फ्लक्चुएशन आते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। बाकी लैंडस्केप काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, मतलब मुश्किल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कंपनीज़ को। बाकी ओवरऑल ये देखना रहेगा कि हाँ किस प्रकार से दोस्तों नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं आने वाले क्वार्टर्स के, दैट्स इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग। थोड़े बहुत आप कह सकते हैं वो रेड की खबरें भी आपको आती हुई देखने को मिली थी, बट उसका इम्पैक्ट को लिस्टिंग पर होगा ये आपको मैं नहीं कह सकता। लॉन्ग टर्म में नो डाउट कुछ फ़र्क पड़ता हुआ देखने को मिल जाए तो मिल जाए, तो वो ज़रूर है। बाकी इसके अलावा देखा है तो कोई बहुत बड़े और नेगेटिव नज़र नहीं आते हैं। पॉजिटिव ये है कि देखिए कंपनी का जो ग्रोथ है यहाँ से आपको और भी अच्छी आती हुई देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशंस कंपनी के अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो इट इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव। तो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स इसके लिए पॉजिटिव है, और कंपनी अपने आप को कितना बढ़ा सकती है वो भी एक बड़ा आप कह सकते हैं पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आता है, बिकॉज अच्छा स्केल हो सकता है बिजनेस, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आई थिंक वही व्यू है। बाकी जिनको नहीं मिला, अगेन वही स्ट्रैटेजी, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। वेट एंड वॉच, मतलब होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप सिर्फ हमेशा एक बात ध्यान रखिए, लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहता है, एटलीस्ट फॉर सम डेज, 2-3-4 डेज, राइट। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, पेशेंस रखना है। बेटर है कि देखिए कभी भी चाहे शेयर देखिए फिर अगर गिरना चालू करता है तो बहुत तेज़ नीचे आता है, तो इसलिए वेट एंड वॉच करिए। मतलब ऐसा नहीं कि देखिए हमको भागना है कि ख़रीदना ही है जिनको नहीं मिला, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी अगर जो करना है वो तो आपको करना ही है। कोई आपको यहाँ पे याद रखिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है, कोई भी हम एडवाइस नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है, जो व्यू है वो आपको मैं अपने साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ही है, बट मेरे हिसाब से हमेशा पेशेंस रखना चाहिए उन लोगों को जिनके पास अलॉटमेंट नहीं आया। बिकॉज एक बात है कि अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो अगर आप लेने की सोचते हैं तो उसमें देखिए कुछ ना कुछ हो सकता है पैसा बना ले, बट हो सकता है चला भी जाए। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है कि नहीं मुझे तो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मेरा तो लॉन्ग टर्म का व्यू, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी प्राइस पे लिस्ट हो, आपका व्यू अगर लॉन्गर टर्म का है तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नज़र नहीं आती है। अगर आप व्यू लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या लगता है कहाँ पर लिस्ट हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।